हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम वीडियो पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है इस टॉपिक का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आप हमेशा हमारी वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहें। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है? ये सम टोटल है सारी फैक्टर इनकम्स का जो एक नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी कंट्री का अर्न करता है, कमाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? इस डेफिनेशन में फैक्टर इनकम वो पेमेंट्स होती हैं। ये वो पेमेंट्स हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फिर फर्म्स या कह लो प्रोड्यूसर पे करते हैं हाउस होल्ड्स को जब उनकी फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड्स को पे इसलिए करते हैं क्योंकि हाउस होल्ड्स ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है प्रोडक्शन के टाइम पे। ये 4 होती हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सारी 4 चीज़ें प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से लेता है, उधार लेता है, इसके बदले पे करता है और इनको उधार लेके इनको यूज़ करके वो प्रोडक्शन करता है। फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स को इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहली है लेबर। लेबर को प्रोड्यूसर क्या देगा? प्रोड्यूसर लेबर को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देगा, जिसको हम वेजेस या सैलरीज भी बोल सकते हैं। जब कोई बंदा अपनी लेबर या अपने स्किल्स को देता है प्रोड्यूसर को तो उसको बदले में वेजेस या फिर सैलरी मिलती है। लैंड है, जब कोई हाउस होल्ड लैंड रेंट पे देता है तो लैंड पे उसको रेंट मिलता है, प्रोड्यूसर पे करता है रेंट। अगर कोई पर्सन कैपिटल दे रहा है, कैपिटल मतलब होता है पैसा, अगर हम कहीं पे पैसा देंगे तो हमको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और फोर्थ होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर स्किल्स, मींस बिजनेस स्किल्स। इस पे हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर हम किसी का सेल्स या मार्केटिंग करवाते हैं, किसी का सामान बिकवाते हैं तो हमको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है? जो फैक्टर इनकम होती हैं ये वो इनकम होती हैं जो रिसीव होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम्स वो इनकम होती हैं जो किसी को रिसीव होती हैं एज अ हेल्प, डोनेशन और चैरिटी। सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों में एक और है कि जो फैक्टर इनकम है वो कमाई हुई इनकम है, इसको हम कमाते हैं, सर्विसेज दे के कमाते हैं। ट्रांसफ़र इनकम को हम कमाते नहीं हैं, ये हमें मिलती हैं एज अ हेल्प, डोनेशन, चैरिटी के तौर पे हमें बिना कमाए, बिना कोई फैक्टर सर्विस दिए, बिना कोई सर्विस दिए हमें मिलती है। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम ट्रांसफ़र इनकम को ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? ये वो बंदे होते हैं जो ऑर्डिनरली उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है जिसकी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ वो उस कंट्री में कर रहे हों। अब नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स में डिफरेंस हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट का एग्जाम्पल है, अगर कोई इंडियन फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहा है, जैसे कनाडा की एम्बेसी इंडिया में, अगर कोई इंडियन उसमें काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा हमारी इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है जो कनाडा या जापान में लोकेटेड है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर कोई इंडियन WHO की ऑफिस में काम कर रहा है जिसका ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बाहर का विदेशी बंदा WHO के ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में काम कर रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर कोई लोकल पर्सन या इंडियन IMF के ऑफिस में काम कर रहा है जिसका ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई जर्मन या विदेशी बंदा हमारे IMF के ऑफिस में काम कर रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है तो वो नॉन रेसिडेंट है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो नॉन रेसिडेंट्स हैं। अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा, बाशर्ते कि वो स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट को हम एक्सक्लूड करते हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। अगर वो यहाँ पे कमाई कर रहा है या और काम कर रहा है तो उसको नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट इंडिया में काम कर रहा है, कोई बाहर का बंदा इंडिया में काम कर रहा है लेस देन 1 ईयर, तो वो नॉन रेसिडेंट है। नेशनल इनकम में हम नॉर्मल रेसिडेंट्स के इनकम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हम इसमें नॉन रेसिडेंट के इनकम को इंक्लूड नहीं करते। अब आती है डोमेस्टिक इनकम की बात। डोमेस्टिक इनकम सम टोटल होता है सारी फैक्टर इनकम्स का। फैक्टर इनकम कौन कौन सी है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में क्रिएट होती है, जनरेट होती है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल कि नॉन रेसिडेंट। डोमेस्टिक इनकम में एक चीज़ नोट करने वाली है कि डोमेस्टिक इनकम में हम इनकम इंक्लूड करते हैं केवल नॉन रेसिडेंट्स की। हम इसमें इंक्लूड जो डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब अर्न कर रहे हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी में हम नहीं इंक्लूड करते फैक्टर इनकम जो हमारे बंदे बाहर के किसी दूसरे देश में रह के कमा रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल बाउंडेशन या पॉलिटिकल टेरिटरी, लेकिन इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इकोनॉमिक टेरिटरी, और इकोनॉमिक टेरिटरी एक जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिसमें गवर्नमेंट अपने पर्सनस पे, गुड्स पे, कैपिटल पे कंट्रोल करे और फ्रीली सर्कुलेट कर सके, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अगर हम फैक्टर इनकम जो हमारे बंदे अर्न कर रहे हैं दूसरे कंट्री में भी रह के, उसमें से अगर हम वो इनकम को माइनस कर दे जो दूसरे बंदे हमारी कंट्री में अर्न कर रहे हैं, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगी। इसी फॉर्मूले से हम नेशनल इनकम में अगर डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करें तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम सेम चीज़ें होती है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करने का दो तरीका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। दोनों में डिफरेंस डेप्रिसिएशन का ही है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन होती है, एनडीपी में नहीं होती है। डेप्रिसिएशन को हम अकाउंटेंसी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अगर हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसकी घिसावट हो रही है, तो जो उसकी यूज़ वैल्यू है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि मशीन डेप्रिशिएट हो रही है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन होती है, एनडीपी में नहीं होती है। इसीलिए जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा, और अगर एनडीपी में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। ये तो था हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात। अब नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम सेम होती है, इसीलिए अगर हम जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो एनएनपी मिलेगा। एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। इस तरीके से हम फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हैं, टू सेक्टर में प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और एक हाउसहोल्ड सेक्टर होता है। अगर दो सेक्टर इकोनॉमी है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में। जब गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो ना ही गवर्नमेंट टैक्सेस को पुट करेगी, ना ही सब्सिडीज को प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी मतलब उसके प्राइसेस में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन एक बार अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, तो टैक्सेस भी गवर्नमेंट डालेगी, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेगी, तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा जब गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाता है किसी भी इकोनॉमी में। जो टैक्सेस होते हैं गुड्स पे लगते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, वो मार्केट प्राइस को इंक्रीज करते हैं गुड्स के, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होता है। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिड्यूस होता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में पैरिटी को हम रिस्टोर करने के लिए एक फॉलोइंग एडजस्टमेंट क्रिएट करते हैं। एक ऐसी एडजस्टमेंट, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमें पता लगता है अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भले ही ग्रॉस है या नेट एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करें तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस या नेट जिसकी बात कर रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करें तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ईदर ग्रॉस या नेट एट मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो तो हमें नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइसेस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को होते हैं लेकिन फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते। अगर आपको सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर है तो वेरी गुड। अगर कुछ डाउट्स हैं देन आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर अदर